आज हम कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में जानेंगे। काउंसलिंग साइकोलॉजी का यूनिट 6 है और पार्ट 2 है इसका। संज्ञानात्मक चिकित्सा यानी कि कॉग्निटिव थेरेपी। अच्छा, कॉग्निटिव थेरेपी और सीबीटी है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इन दोनों में कुछ फर्क है जो इसमें हम समझेंगे आगे, और दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है ये भी जानेंगे। तो कॉग्निटिव थेरेपी की संज्ञानात्मक चिकित्सा की उत्पत्ति जो है 1960 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? बेक के द्वारा, एरन बेक के द्वारा 1960 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। फिर धीरे धीरे ये यूज में आने लगा। कॉग्निटिव थेरेपी सीबीटी से अलग है क्योंकि सीटी जो है यानी कॉग्निटिव थेरेपी जो है फोकस करती है हमारे इंटरनल मेंटल प्रोसेस के ऊपर कि हम कैसे सोचते हैं, हम किसी चीज को कैसे फील करते हैं, ठीक है, हमारा बिहेवियर कैसे उसके प्रति अनुकूल और प्रतिकूल बनता है, ठीक है, अच्छा और बुरा। और सीबीटी जो है वो हमारे नेगेटिव बिहेवियर के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि संज्ञानात्मक चिकित्सा जो है वो सीबीटी से अलग है। सीबीटी एक व्यापक शब्द है जिसका ऐसे विभिन्न तरह के उपचारों का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो क्लाइंट की सहायता के लिए व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक उपकरणों का उपयोग करते हैं। सीबीटी में कम से कम 20 अलग अलग चिकित्सकीय शैलियां शामिल हैं जिनमें तकनीकों में विभिन्नता है, परंतु उनमें कुछ साझा आधारभूत मान्यताएं हैं, जैसे चिकित्सक और क्लाइंट के बीच सहयोगी संबंध होता है, मनोवैज्ञानिक बीमारियों और आधार संज्ञानात्मक समस्याएं हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। फिर आता है व्यवहार चिकित्सा जो है ये गैर प्रत्यक्ष विचारों, संवेगों और आंतरिक दुनिया पर काम करती है, ठीक है। आंतरिक दुनिया यानी हमारे अपने अंदर की दुनिया जो है, इसके बारे में कौन बात करता है? संज्ञानात्मक चिकित्सा यानी कॉग्निटिव थेरेपी। सीबीटी के बारे में और भी विस्तार से नेक्स्ट दूसरे चैप्टर में बताया गया है और ये कैसे काम करती है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब 4 इसकी संज्ञाएं होती है, वो सब बताया गया है। तो अभी हम इस पे सीटी पे फोकस करते हैं, संज्ञानात्मक चिकित्सा, ठीक है। तो कॉग्निटिव थेरेपी में क्या होता है कि हमारे इंटरनल मेंटल हेल्थ के ऊपर ये फोकस करती है कि हम सोचते क्या है, हम किसी चीज को फील कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं, निरंतर चलते हुए थॉट्स, उन सब के बारे में फोकस करती है। और ये बेक का सिद्धांत है, ये याद रखना है। अच्छा, इस सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक बीमारियों का अपना सिद्धांत बनाने के लिए इसमें बेसिकली अवसाद यानी डिप्रेशन से जुड़े या एंजाइटी हो गया, फोबिया हो गया, ठीक है, सम डिप्रेशन हो गया या बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, माइल्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, इन सब चीज के ऊपर ये कॉग्निटिव थेरेपी जो है काम करती है, ठीक है। इन सब के लिए क्लाइंट को सजेशन दिया जाता है कि आप सीटी लो, ठीक है। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। सैद्धांतिक संरचना। बेक ने 1976 संज्ञानात्मक मॉडल में अनुभूति के 3 स्तरों की ओर संकेत किया है। बेक ने इस संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कॉग्निटिव थेरेपी के 3 स्तर बताए हैं जो कि हमारे नकारात्मक स्वचालित बिहेवियर के बारे में बताता है। ये रहे इनका 3 स्टेज। नकारात्मक स्वचालित विचार, अकार्यात्मक पूर्व धारणाएं और तीसरा है मूल मान्यताएं। नकारात्मक स्वचालित, और ये रहा इंग्लिश में, ये रहा नकारात्मक स्वचालित विचार यानी निगेटिव थॉट्स है जो हमारे माइंड में कंटिन्यू आते हैं, खुद से आते हैं, क्योंकि किसी को अगर सोचना होगा तो कोई पॉजिटिव क्यों नहीं सोचेगा, ठीक है। अगर अपने थॉट्स के ऊपर हम कंट्रोल रहेगा तो हम तो पॉजिटिव ही सोचेंगे, लेकिन ये स्वचालित है यानी ऑटोमेटिकली ये आते रहते हैं, ठीक है। दूसरा है अकार्यात्मक पूर्व धारणाएं। पहले की कोई पास्ट इवेंट हो गया, अब उसके बारे में हम बार बार सोचेंगे कि यार मेरे पास्ट में ऐसा हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या जजमेंट है ना। और मूल मान्यताएं,
कि मैंने पास्ट में अगर कुछ गलत किया है तो उसका मेरा फ्यूचर पे भी, मैं पास्ट में भी कुछ नहीं कर पाया, आज भी मैं, कल भी फेलियर रही, आज भी फेलियर हूँ, है ना, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मतलब थोड़ा मोड़ा जो है बिहेवियर थेरेपी से, जो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था इसका, यूनिट 6 के फर्स्ट वाले ब्लॉग में, तो उसमें उससे थोड़ी मोड़ी मिलती जुलती है। फर्स्ट इसका आता है मूल मान्यताएं, कोर बिलीव्स, नकारात्मक है ना, 3 चीजें, 3 स्तर है। तो पहला स्तर में आता है मानव मस्तिष्क में लाखों लीकेज के साथ हजारों मनोबद्ध या अवधारणा मानचित्र होते हैं। हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, लाखों की तादाद में सेल्स होते हैं जो काम करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है, हाथ पैर फिंगर मूवमेंट एवरीथिंग, ठीक है, कि कब टच, किसी चीज को आप टच कर रहे हो तो वो कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, किस टाइप का, हर एक चीज को हम फील करते हैं और तुरंत हमारा हाथ उस चीज को टच कर रहा है या हमारा जीभ उस चीज को टेस्ट कर रहा है और तुरंत वो सिग्नल हमारे ब्रेन के पास भेज रहा है। मतलब एकदम कुछ सेकंड भी नहीं लगते, हमें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये आइसक्रीम का टेस्ट था, हाँ ये रोज था, हाँ ये कांटे वाली चीज थी, हाँ ये सॉफ्ट था, ठीक है, तुरंत। तो इसमें इतनी सारी जो, जैसे बिजली की कुछ तारें हैं एक दूसरे में उलझी हुई रहती हैं, ठीक है, अब उसमें हर इंसान को तो पता नहीं रहता है ना, उसको जब तक आप खोलोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसके बारे में पढ़ोगे नहीं, तो पता नहीं रहेगा आपको कि कौन सा वायर ठंडा है, कौन सा गर्म है, किसका कैसे यूज करना है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी शॉर्ट सर्किट्स भी होते हैं, है ना। मान लो इलेक्ट्रिक का कोई बोर्ड है और मीटर रूम है आपका, उसमें तो समटाइम्स आग भी लग जाते हैं, शॉर्ट सर्किट्स होते रहते हैं, है ना। तो क्यों होते हैं, क्योंकि एक दूसरे में कनेक्शन टूट जाता है या इधर का उधर हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से होता है। तो ब्रेन के साथ भी ऐसा ही है, अगर किसी भी एक भी सेल्स, अगर एक भी नस जो है आपका कनेक्शन टूट गया ब्रेन का बॉडी से, तो क्या होगा, वो चीजें काम करनी बंद हो जाएगी। अच्छा, कितने लोगों को मतलब हमने देखा है कि मतलब पैरालाइज हो जाते हैं, या किसी का कोई हाथ काम करना बंद कर देता है। कभी कभी हाथ में आप बैठे रहोगे काफी देर एक ही पोजीशन में, तो क्या होगा, आपकी बॉडी थोड़ी सी ना काम करनी बंद कर देगी, या झंझनाहट सी होने लगेगी पैर वैर में। क्यों होता है, ब्लड सर्कुलर, वहाँ पे ब्लड नहीं जा पाता है पूरी बॉडी में, है ना। या फिर कभी कभी हाथ जो है ना एकदम मुड़ा का मुड़ा रह जाएगा, अगर एक साइड पे आप सो रहे हो हाथ पे सर रख के, तो वो काफी टाइम तक मूव नहीं करता, या आपको कुछ फील ही नहीं होगा, कुछ भी फील ही नहीं होगा हाथ में, है ना। तो ये सब क्यों होता है, ब्रेन से कुछ समय के लिए कनेक्शन कट जाता है, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, हाथ पे मार रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सुई चुभा रहे हो, आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कोर बिलीव्स वाला ये बताता है कि ब्रेन में जो बहुत सारे सर्किट्स हैं लीकेज के साथ हजारों मनोबद्ध है, ठीक है, उनका एक दूसरे के साथ संपर्क बना हुआ है। और ये संपर्क कभी कभी, अब हम लाखों बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं, तो कभी हर किसी का बिहेवियर हमको पसंद नहीं आता है ना। तो इसलिए कभी हम किसी के बारे में निगेटिव भी सोचते हैं कि उसका बिहेवियर हमको, क्योंकि हर कोई मेरी तरह तो हो नहीं सकता ना, हर कोई हमारी तरह नहीं होगा, सब अपने आप में यूनिक है, लेकिन हर किसी की सोच एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो इस सिचुएशन में हमारे दिमाग में जो है निगेटिव विचार यानी अशुद्धियां भी होती रहती हैं। जैसे बिल्कुल साधारण एक संकल्पना, एक सवाल कि कुत्ता क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि कुत्ता क्या है, तो हम में से लोग कहेंगे सीधे कि वो एक जानवर है, ठीक है। अब यही सवाल थोड़ा घुमा कर दिया जाए कि आपके जो मम्मी पापा है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका नजरिया आपके प्रति कैसा है। अब ये तो यहाँ तो फंस गया, है ना। तो यहाँ क्या होगा कि हमारा दिमाग जो है अलग अलग विचार बनाने लगेगा, ठीक है, निगेटिव विचार, पॉजिटिव, बहुत तरह तरह की बातें दिमाग में आने लगेंगी। इसी तरह मनोबद्ध गहरी अंतर्निहित मान्यताएं हैं, मतलब बहुत गहरे विचार जो है वो मनोबद्ध कहलाते हैं। यह हमारी ऐसी मूल मान्यताएं हैं जो आसानी से परिवर्तित नहीं होती है, मतलब एकदम जल्दी से वो चेंज नहीं होगा, बहुत टाइम लगता है, कठोर है और शुरुआती अनुभवों के से प्रभावित है। वे मूल मान्यताओं को आत्म, जैसे मैं योग्य हूँ या मैं काबिल हूँ किसी चीज का, या मैं काबिल नहीं हूँ। कोई अगर खुद को मतलब ओवर कॉन्फिडेंस किसी के अंदर रहता है तो वो बोलेगा यार मैं सब कर लूंगा, भले उसको नहीं आता हो। लेकिन कोई एकदम डल इंसान रहता है, डरपोक टाइप का, तो वो क्या कहेगा, उसको कुछ आता भी है, टैलेंटेड है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, तो वो क्या कहेगा, यार मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, बहुत डरा सहमा सा रहेगा। तो एक बार जब इंसान कोई बिलीफ बना लेता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ बना लेता है, तो उसको तोड़ पाना उसके स्वयं में बस में नहीं होता है। दुनिया जैसे लोग पक्षपाती है,
ठीक है। दुनिया के बारे में अब क्या सोचता है कि लोग बहुत भेदभाव करते हैं यार, गोरा काला नाटा बौना बहुत सारी भेदभाव करते हैं, मुझे ये दुनिया नहीं पसंद है, दुनिया बहुत बेकार है। और तीसरा थॉट क्या आता है, भविष्य के बारे में। मैं कभी खुश नहीं रह सकती, मैं कभी निरोग नहीं रहूंगा, ठीक है, मुझे कोई ना कोई बीमारी घिरी रहेगी, या मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा लाइफ में, है ना। ये सब चीजें जो क्या है, पहले तो स्वयं के बारे में निगेटिव थॉट, अपने खुद के बारे में। दूसरा सोसाइटी के बारे में, दुनिया के बारे में, ठीक है। तीसरा किसके बारे में, तीसरा फ्यूचर के बारे में। दुनिया का क्या होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा क्या होगा, है ना, ये सब थॉट। यह संज्ञानात्मक क्रय यानी कॉग्निटिव ट्रेड अवसाद के संज्ञानात्मक सिद्धांत में परिलक्षित होता है। धीरे धीरे ये जो नेगेटिव थॉट है, अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम थेरेपी नहीं लेंगे, तो धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट होगा, डिप्रेशन में कन्वर्ट होगा, या फिर कोई सोशल एंजाइटी हो गया, कोई फोबिया हो गया, डिसऑर्डर हो गया, उनमें कन्वर्ट होगा। ज्यादातर चांसेस रहते हैं इस केस में अवसाद के, ठीक है। बेक के अनुसार अवसाद तब उत्पन्न होता है, डिप्रेशन तब उत्पन्न होता है जब क्लाइंट के पास 3 थॉट रहते हैं, स्वयं के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण, नेगेटिव थॉट्स, अपने जीवन की अधिकांश घटनाओं की नकारात्मक रूप से या निराशावादी दृष्टि से व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है, और तीसरा उसे अपने भविष्य से धूलित या स्याही उम्मीद होती है, जैसे मैं तो बेकार हूँ, ठीक है, या मुझे कुछ हो जाएगा, या बहुत सारी पूरी थॉट की मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, ये वाली चिंताएं, ठीक है, नॉर्मल है, कॉमन है, हर किसी के माइंड में आते हैं नेगेटिव थॉट, लेकिन हमको उसको कंट्रोल करना होता है। और दूसरा कि मैंने पिछली ईयर मैंने गलती की थी, पिछली ईयर मेरा हो नहीं पाया था यार, मेरा बस 2 नंबर से मैं पास नहीं हो पाया, ठीक है, और अभी क्या पिछली वाली ईयर की जो रिजल्ट थी वो खराब आई, तो उसकी वजह से अभी सामने जो हमारा अभी एग्जाम होने वाला है उसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं कि यार पिछली ईयर तो इतना पढ़ा था, हो नहीं पाया, इस ईयर तो मतलब बहुत गैप भी हो गया है, इस बार भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पास्ट को लेकर के फ्यूचर में भी कंफ्यूजन या फ्यूचर में भी निगेटिव थॉट आते रहते हैं। बेक की अवसाद की अवधारणा संज्ञानात्मक त्रय। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने वर्णित किया है कि अवसाद का अनुभव करने वाले लोग उन उपलब्धियों और सफलता को चुनिंदा रूप से अनदेखा करना चुनते हैं जो उनकी नकारात्मक आत्म अवधारणा के विपरीत है। जैसे कोई पॉजिटिव काम ही वो नहीं करना चाहेंगे, उनके मन में इतना निराशावाद हो जाता है, इतना वो सोचने लगते हैं निगेटिव कि वो किसी पॉजिटिव चीज पे ध्यान ही नहीं देते। अगर कोई उनको समझाने की कोशिश भी करेगा तो वो उसी से भागना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ब्रेन उनके कंट्रोल में नहीं रहता, उनके नेगेटिव थॉट्स जो है वो उनको हर चीज से दूर करने लगते हैं। जीवन के सभी हिस्सों में व्याप्त हो जाती है और इसे अवसाद के रूप में आकलन किया जाता है, ठीक है। फिर आता है अकार्यात्मक पूर्व धारणाएं, ठीक है। फर्स्ट वाला हमने पढ़ लिया, मूल मान्यताएं, नकारात्मक स्वचालित विचार। फिर आता है ये नकारात्मक स्वचालित विचार है, नकारात्मक स्वचालित विचार, संज्ञानात्मक विकृतियां और अकार्यात्मक पूर्व धारणाएं, ठीक है। ये तीनों मूल मान्यताएं हो गए हमारे यहाँ पे मूल मान्यता, और बाकी के 2 देख लेते हैं। तो अकार्यात्मक पूर्व धारणाएं, लोग इस बारे में तरह तरह की पूर्व धारणाएं बनाते हैं कि अपना जीवन कैसे जीना है। कभी कभी ये पूर्व धारणाएं जीने के सशर्त नियमों को दर्शाती है और अवास्तविक होते हैं। अब कोई धारणा बना लेता है कि हम कैसे लाइफ को जिएंगे, ठीक है, जैसे कल भी हमने बेकार सो कर टाइम वेस्ट किया, फोन यूज किया, क्या आज भी हम ऐसे ही करेंगे और कल क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि मतलब हम पहले से अकार्यात्मक पूर्व धारणाएं बनाने लगेंगे कि अगर मैंने ऐसे ही मेरी जिंदगी चलती जाए तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, फिर मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि लोगों के बारे में भी ख्याल आएगा कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं ऐसे ही रहा, या मैं बेरोजगार ही रह गई, नेक्स्ट ईयर भी अब 2023 आने वाला है तो उसमें भी मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी मेरे में, ठीक है। तो पूर्व धारणाएं हम बनाने लगते हैं बिना किसी वजह का, ठीक है। चलो आज हमने टाइम वेस्ट किया, कल तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फिर लास्ट हमारा आता है नकारात्मक स्वचालित विचार। नकारात्मक स्वचालित विचार बिना किसी सचेत नियंत्रण के
अनायास सक्रिय हो जाते हैं। ये विचार विशिष्ट स्थितियों की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी साक्षात्कार की स्थिति में व्यक्ति में नकारात्मक स्वचालित विचार उठ सकता है कि मैं साक्षात्कार में लड़खड़ा जाऊंगा। सपोज आपको किसी स्टेज पर जाना है, आपने बहुत अच्छा स्पीच तैयार किया है, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबली अच्छे से एकदम प्रिपरेशन है, आपका स्पीच भी अच्छे से याद है, आपने ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी की है। अब क्या होगा, आप स्टेज पे जाने से पहले आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, आप स्पीच भूलने लगे हो, ठीक है, मतलब इधर का उधर, वर्ड इधर उधर हो रहे हैं, पहले क्या बोला, इतनी ज्यादा नर्वस हो रहे हो ना, बॉडी कांपने लगी, एंजाइटी फील कर रहे हो। तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली विचार आपके नेगेटिव आने लगे हैं। आपको स्पीच अच्छे से याद है, आपने अपने फ्रेंड को भी सुनाया, लेकिन उस टाइम क्या विचार आएंगे आपके माइंड में, क्या थॉट्स आने लगेंगे कि अरे यार मेरा स्पीच अच्छे से नहीं हो पाया है, मैं गिर जाऊंगी स्टेज पर जा करके, या मैंने अगर स्पीच सुना दी और लोगों को पसंद नहीं आए तो लोग हंसेंगे मुझ पे, ठीक है, मुझे गालियां देंगे, या मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स हुए ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। फिर क्लाइंट और परामर्शदाता का इसमें क्या रोल रहता है, दोनों का एक दूसरे के प्रति। तो चिकित्सक जो है वो चिकित्सा में ज्ञान का योगदान करते हैं। यह ज्ञान इस बारे में है कि संज्ञानात्मक विकृतियां कैसे उत्पन्न होती है और इनका मुकाबला कैसे किया जाए। चिकित्सक रचनात्मक होकर और सुकरात यानी क्वेश्चन करना होता है, इसमें पूछताछ करना, ठीक है, कि आप क्या फील कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, किस बारे में, कौन से ऐसे थॉट है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीटेड थॉट, ठीक है। ये ऐसी विधि है जिसमें चिकित्सक को एकदम निपुण होना पड़ता है, एकदम थेरेपिस्ट और जो काउंसलर आपका होगा एकदम निपुण होगा उस चीज में। चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए, उसमें निर्देशात्मक जुड़ाव होना चाहिए और पूछताछ एक इन सब से मिलकर के एक सेशन होगा, ठीक है। फिर आता है चिकित्सा में क्लाइंट की क्या भूमिका रहेगी। सीटी में, कॉग्निटिव थेरेपी में क्लाइंट को संज्ञानात्मक विकृतियों को पहचानना सिखाया जाता है। उसमें निष्पक्ष सूचनाएं के मुकाबले पक्षपाती सूचना संसाधन को समझना होगा कि क्या पक्षपात कर रहे हो आप, अपने थॉट्स में पक्षपात कर रहे हो नेगेटिव और पॉजिटिव में, ठीक है, आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको समझ पा रहे हो या नहीं, इन सब चीजों के बारे में। फिर आता है इन विकृतियों और पूर्वाग्रहों को व्यवस्थित रूप से दूर करना उसका काम है। इन सब चीजें, इनका मूल्यांकन देख लेते हैं। ये ज्यादातर, अच्छा, ये जो सीटी है कॉग्निटिव थेरेपी है, पहले तो सिर्फ मतलब अपने इंटरनल थॉट्स और बिहेवियर, फीलिंग्स, इन सब के ऊपर था। अभी धीरे धीरे ये विकसित होकर के दुश्चिंता, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज, है ना, माता पिता यानी फैमिली से भी रिलेटेड हो गया है, उनके साथ भी ये थेरेपी यूज की जाती है बहुत सारे डिसऑर्डर्स में। फिर इनकी सीमाएं क्या है। भीतरी दुनिया का अति सरलीकरण, यानी अपने अंदर की दुनिया जो है उसके बारे में जानना, उसका विस्तार करना, उसको समझने की चेष्टा करना। फिर आता है संवेगों की भूमिका की अनदेखी। अब क्या होता है कि हम अपने अंदर जो भी इमोशंस फील करते हैं उसकी क्या रोल है हमारे लाइफ में, हमारे थॉट के ऊपर वो कैसे हावी हो जाती है, ठीक है। तो इमोशन यानी कि अपने संवेगों को समझना, उसको महसूस करना और उसको सामने रखना, ठीक है, वो भी एक कार्य है जो कि सीटी में सिखाया जाता है आपको। दैट्स फॉर ऑल। नेक्स्ट हम आरडीबीटी करेंगे, रेशनल इमोटिव थेरेपी। थैंक यू।